प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। सरल रेखा के इस भाग में हम सरल रेखा के प्राचलिक समीकरण और दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध तथा तीन रेखाओं के संगामी होने की शर्तों का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आए और प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बात कह दूं, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं सरल रेखा का प्राचलिक समीकरण। यहाँ लिखा हुआ है y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर r। इसमें x1 या x डैश और y डैश r और थीटा क्या है। तो एक छोटा सा चित्र देखते हैं। यहाँ ये रेखा है, ठीक, जो x अक्ष की धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। इस पर कोई बिंदु A है जिसको x डैश y डैश कहा गया है और इस पर कोई बिंदु P है जिसको HK कहा गया है और इस बिंदु AP के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। तो P का जब बिंदु पथ हम ज्ञात करते हैं नियमानुसार तो हमको एक संबंध प्राप्त होता है x माइनस एक्स डैश अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई डैश बटे साइन थीटा बराबर r। तो इसी स्वरूप को हम रेखा का प्राचलिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इस रेखा का समीकरण तो मिल गया जो बिंदु A से जाती है और P से भी जाती है। अगर हमें रेखा पर कोई बिंदु लेना हो तो कैसे करेंगे। तो रेखा पर कोई भी बिंदु, आप बिंदु का नाम P रख लीजिए, Q रख लीजिए, तो इन दोनों हिस्सा को हल करो। x माइनस एक्स डैश अपॉन कॉस थीटा बराबर r को, तो इस अंतिम दो अनुपात को हल करते हैं तो मिलता है r कॉस थीटा प्लस एक्स डैश, ठीक। तो x बराबर क्या मिलेगा, r कॉस थीटा प्लस एक्स डैश और y बराबर मिलता है r साइन थीटा प्लस वाई डैश। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे उसका निर्देशांक कैसा होगा, r कॉस थीटा प्लस एक्स डैश r साइन थीटा प्लस वाई डैश, ठीक है। तो प्राचलिक समीकरण पर आधारित प्रश्नावली 3A.8 में दिए गए हैं। पहला से लेकर के छठवां तक सभी प्रश्न लगभग एक ही तरीके से बनेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिंदु A -2 -4 से होकर जाने वाली रेखा x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तथा रेखा x धन 3y बराबर 8 को बिंदु P पर काटती है। तो AP के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल करते समय मैं थोड़ा आपको डायग्राम बता दूं। तो बिंदु A दिया है -2 -4, तो ये ले लिया मान लो -2 -4 कोई बिंदु। यहाँ से ये रेखा गुजरती है जो x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। हम इसका समीकरण पहले ज्ञात कर लें।
एक अन्य रेखा दी गई है x धन 3y बराबर 8। मान लीजिए वह रेखा ये है, जो पूर्व रेखा जो A से होकर जाती है को कहाँ पर काटती है, P पर। तो हमको इस A और P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हल करने के लिए या तो हम पहले समीकरण को निकाल लें, किसका, जो A से जाती है और 45 अंश का कोण बनाती है, ठीक। और उसके बाद दोनों समीकरण को व्रज गुणन विधि द्वारा, जो कक्षा 10वीं में पढ़ा हमने, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे, तब भी हमारा प्रतिच्छेद बिंदु निकल आता है। पर इस प्रोसेस में कुछ प्रश्न यहाँ हल करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाए, उसका प्राचलिक समीकरण लिख लें। तो लिखते हैं, बिंदु A ऋण 2 ऋण 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। क्या होगा फार्मूला, x माइनस एक्स डैश अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई डैश अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अब यहाँ x डैश -2 है और y डैश -4 है, तो क्या होगा, x प्लस 2 अपॉन कॉस, अब 45 डिग्री हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन साइन 45 डिग्री बराबर होगा r। अब हमारे पास रेखा का ये प्राचलिक रूप है, तो हम इस रेखा पर कोई बिंदु निकाल लें, ठीक। अब ये जो प्राचलिक समीकरण मिला, जो बिंदु A से होकर जाती है, पर कोई बिंदु ले लें। तो रेखा 1 पर कोई बिंदु ले लें और उस बिंदु का नाम रखें P। तो क्या होगा, r cos 45 और प्लस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो -2, r साइन 45 -4 होगा। अब मान लेते हैं कि यही बिंदु जो P है प्रतिच्छेद बिंदु है, तो जो एक दूसरी रेखा है x प्लस 3y बराबर 8 को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो रेखा 1 सरल रेखा x धन 3y बराबर 8 को P पर प्रतिच्छेद करती है। तब जो बिंदु P हमको मिला है, पहला मान x का है, दूसरा मान y का, उसको इस रेखा के समीकरण में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x की जगह r cos 45 -2 प्लस 3r sin 45 -4 बराबर 8। अब ये हो जाएगा r बटे √2 -2, 3r 1/√2 -12 इज इक्वल टू 8। अब ये r/√2 और 3r/√2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r/√2, 8 इधर ऑलरेडी है, प्लस 12 प्लस 2 हो जाएगा। तो 4r/√2 बराबर 12 8 20 2 22 हो जाएगा। तो r बराबर 22 वर्गमूल 2/4 कटा देंगे तो ये कट के आएगा 2 11 और 2 दूनी, तो ये आया 11√2/2 आंसर लिखा जा सकता है। या फिर थोड़ा सा एक लाइन और कटा सकते हैं तो 11/√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो AP के बीच की दूरी था वो निकल गया, क्योंकि शुरू में ही मैं आपको बताया था AP इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल r, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। पहले दिए गए बिंदु और कोण के आधार पर रेखा का प्राचलिक समीकरण लिखिए
उस पर कोई बिंदु P लीजिए और जिस रेखा से प्रतिच्छेद करती है उस रेखा के समीकरण में आप जैसे ही रख के हल करेंगे तो आपको R का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी निकला। अब यदि कह दिया जाए कि जो कटान बिंदु है उसका निर्देशांक भी निकालिए, तो इस R के वैल्यू को फिर यहाँ P में रख देंगे तो उस कटान बिंदु का निर्देशांक भी अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A 3-4 से 2√2 दूरी पर उस रेखा पर स्थित है जो A से गुजरती है तथा x अक्ष से π/4 का कोण बनाती है। यानी R दे दिया है, यहाँ बिंदु दिया है, थीटा दिया है, हमको केवल उस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए उसको कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न पढ़ा तो बिंदु दिया है 3-4, दूरी दिया है 2√2 और थीटा बराबर π/4 दिया है। तो रेखा का प्राचलिक समीकरण में रख के भी उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट जो r cos थीटा प्लस x डैश है उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, पर इस प्रोसेस से बनाइए ज़्यादा बेटर है। x माइनस एक्स डैश बटे कॉस थीटा y माइनस वाई डैश बटे साइन थीटा बराबर r। तो यहाँ x डैश y डैश कितना है 3 और 4, थीटा π/4 और r दिया है 2√2। सभी मानों को यहाँ रख लीजिए। तो x माइनस 3 अपॉन कॉस 45 डिग्री, y माइनस 4 अपॉन साइन 45 डिग्री बराबर r का मान 2√2 रख दीजिए। अब कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, y माइनस 4 साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 और 2√2। ये 1/√2 1/√2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 y माइनस 4 2√2 इंटू 1/√2 करेंगे तो √2 कट गया। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 बराबर 2। अब जब हमको x का मान निकालना होगा तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या लेंगे 2। तो x बराबर 3 प्लस 2 5 होगा और y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा। ये जो x बराबर 5 और 6 आया यही उस बिंदु P का निर्देशांक होगा और हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध। तो दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध छोटी कक्षा 10वीं में हमने पढ़ा है कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 तो रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं। और जो दो युगपत समीकरण जिसको हम कक्षा 10वीं में कहते थे A1x प्लस B1y बराबर C1 A2x प्लस B2y बराबर C2, अगर इस प्रतिबंध का पालन करता है मतलब अद्वितीय हल होगा अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब इन दोनों समीकरण को जब हम हल करते हैं, हल करने के लिए हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रजगुणन विधि है और हल करने से हमको x और y का जो मान प्राप्त होता है उसी x और y के मान को हम क्या कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। आगे बताया कि तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध ज्ञात करिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहली दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे देखिए ये रेखा 1 हुआ और ये रेखा 2 हुआ, इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करेंगे तो हमारा कौन सा बिंदु निकल जाता है प्रतिच्छेद बिंदु निकलता है। अब तीसरी रेखा अगर इसी बिंदु से होकर गुजरेगी अर्थात 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरे तो उन तीनों रेखाओं को संगामी रेखा तथा उस बिंदु को संगमन बिंदु कहा जाता है। ठीक, तो पहली दो रेखाओं को हल करके हम इस कटान बिंदु अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु को प्राप्त करेंगे और उस बिंदु को समीकरण 3 में रखने पर यदि संतुष्ट करता है तो सिद्ध हो जाएगा कि रेखाएं संगामी हैं
और जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह कौन से बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा? संगमन बिंदु में। ठीक, आइए इस पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3A.9 का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप थोड़ा हल करके देखेंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन या अवरज गुणन लगा करके हल करिए, आपका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। मैं यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न रेखाएं संगामी हैं। इसके अंतर्गत हमें 3 प्रश्न दी गई हैं। तो पहले 2 रेखाओं का हल करके उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और तीसरे समीकरण में रखते ही अगर संतुष्ट करे तो क्या हो जाएगा कि संगामी है। तो इस पर एक प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न दूसरे का पहला ले लेते हैं जी। ये 3 रेखाओं के समीकरण हमको दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये संगामी रेखा है। तो अभी ऊपर मैं आपको बता रहा था कि ऐसा करने के लिए पहली 2 सरल रेखाओं को विलोपन, प्रतिस्थापन या अवरज गुणन विधि से हम हल करें। तो देखते हैं, ये 2x धन 3y ऋण 6 लिखे या उधर ले जा करके धन 6 कर सकते हैं। ये हुआ हमारा पहला। और दूसरा समीकरण है 3x धन 5y धन 8 बराबर 0। मैं यहाँ आपको अवरज गुणन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान निकाल करके दिखाऊंगा। तो आपको याद होगा x अपॉन y अपॉन और -1 अपॉन तब लिखते हैं जब हमारा अचर पद बराबर के राइट हैंड साइड में हो, तब तो -1 लिखेंगे। अदरवाइज अचर पद लेफ्ट हैंड साइड में ही हो तो इसे +1 लिखें। तो जब x के लिए हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, x के वैल्यू को या x के गुणांक को छिपा लेते हैं। ऐसा देखिए, ये x का गुणांक छिपा दिया। अब जो दिखाई दे रहा है उसको ऊपर से नीचे गुणा करिए। 3 अट्ठे 24 लिखिए यहाँ पर, फिर माइनस लगाइए, फिर नीचे से ऊपर गुणा करिए। तो 5 छक्के ऋण 30 होगा, ऋण चिन्ह को लेना है और ऋण 30 हो रहा है तो यहाँ ऋण 30 लिख देंगे। ठीक है। अब जब y के नीचे आपको लिखना हो तो y वाला गुणांक छिपा दीजिए। तो अब नीचे से ऊपर प्रारंभ करेंगे तो 3 छक्के ऋण 18 आएगा, माइनस लगाना ही है, और 2 अट्ठे 16 तो ये आ जाएगा 16। और जब 1 के लिए लिखना हो तो हम अचर पद को छिपा दें ऐसा। तो क्या देखेंगे, अब इसमें ऊपर से नीचे लेना, 5 दूनी 10 ऋण 3 तिया 9। ये लाइन आपको एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। जब x के नीचे के लिए हल करते हो तो x का गुणांक छिपा लीजिए, ऊपर से नीचे 3 अट्ठे 24 ऋण लगा के 5 छक्के ऋण 30 लिखिए। ठीक है। जब हम y के लिए लिख रहे हो तो y के गुणांक को छिपा लें, नीचे से ऊपर गुणा करें तो 6 तिया ऋण 18 ऋण नियम का और 2 अट्ठे 16 लिखें। और जब 1 के लिए लिखते हो तो अचर पद को छिपा लीजिए, 5 दूनी 10 ऋण लगा के 3 तिया 9 लिख लीजिए। क्लियर है ना? आशा करता हूँ लास्ट ईयर पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। x बटे माइनस माइनस प्लस हुआ, 30 और 24 को जोड़ देंगे तो 54 हो जाता है, और 18 और 16 तो 8 6 14 1 34 ऋण 34 हो जाता है और 1 बटे 1 हो जाता है यहाँ। ठीक है। अब x के लिए जब लिखते हैं तो x बराबर 54 एकम 54 बटे 54, x का मान 54 और y का मान आ गया ऋण 34। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x और y का जो मान आया अर्थात यही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, अब हम इसको तीसरे समीकरण में ले जा करके रखेंगे। यदि संतुष्ट करता है तो फिर यह संगमन बिंदु हो जाएगा और रेखाएं संगामी हो जाएंगी। तो लिखेंगे x व y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए। तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 54 प्लस y का वैल्यू -34 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए
54 ऋण 34 ऋण 20 बराबर 0। 54 में 34 गया 20, 20 में 20 गया 0 बराबर 0 संतुष्ट करता है। अतः रेखाएं संगामी हैं। अतः रेखाएं संगामी हैं। ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है। एक्सरसाइज 3A.9 से ही चौथे का तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि भुजाओं y बराबर 0, x बराबर 0 और x बटे a धन y बटे b बराबर 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल AB बटे 2 वर्ग इकाई होगा। तो सबसे पहले आप x बराबर 0 और y बराबर 0 देखिए। तो ये हमारा जो x अक्ष होता है ये y बराबर 0 लाइन हुआ। फिर हम y अक्ष खींच लें तो ये हमारा x बराबर 0 लाइन हुआ और x बटे a धन y बटे b हमारा ये लाइन हो गया। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 कर लीजिए। तो ये हुआ 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये लाइन इक्वेशन नंबर 3 का हुआ। हमको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो शर्त क्या होता है कि इसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमको मालूम होना चाहिए। एक तरीका, ठीक। या फिर चूंकि यहाँ पर कोण 90 अंश का बन रहा है तो आधार गुणित ऊंचाई बटे 2 वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु है 0, 0। ये a इकाई का अंतःखंड कटा हुआ है तो यहाँ a का निर्देशांक क्या बनेगा, a0। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड समीकरण 3 से देखा जाए तो b है। इस स्थिति में कैपिटल B का निर्देशांक क्या होगा, 0b। तो अगर समीकरण थोड़ा कठिन होता तो हम तीनों समीकरण को परस्पर हल करते हुए OAB का निर्देशांक निकालते, परंतु यहाँ बहुत ही सरल है। अब देखिए आप OA का मान निकल गया स्मॉल a और OB का मान भी निकल गया स्मॉल b। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कर लेंगे। ठीक। तो 1/2 आधार का मान OA होगा जिसका मान स्मॉल a है और ऊंचाई OB होगा जिसका मान स्मॉल ab है। तो इस प्रकार से देखेंगे AB बटे 2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाता है। हम इसका प्रयोग ना करके इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों में हमको अब जो बता रहा हूँ उसी विधि से हल करना पड़ेगा। जब आपका रेखाओं का समीकरण इस रूप में ना हो करके थोड़ा बड़े रूप में होगा तो आपको तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालना होगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला लगाना होगा 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। फर्स्ट भाग में, इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बताया था जी। अब देखेंगे हाफ। अब यहाँ देखेंगे 0, 0 a0 और 0b है। तो समझ लीजिए ये जो 0, 0 वाला निर्देशांक है हमारा क्या हो जाएगा, जो क्या करें 0, 0 वाले निर्देशांक को x1 y1 लिया, a0 कैपिटल A निर्देशांक को x2 y2 कह देंगे और तीसरे निर्देशांक b को x3 y3 कह देंगे। अब यहाँ से हम सूत्र में सभी मानों को रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x1 का मान हुआ 0, y2 का मान 0, y3 का मान b, x2 का मान a, y3 का मान b और y1 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान 0 और y2 का भी मान 0 आता है। ठीक। इस प्रकार से सभी मानों को रख लेंगे। तो देखेंगे हाफ कोष्टक के बाहर 0 है यानी पूरा 0 हुआ, ये मिलेगा AB और a शून्यम शून्य और तीसरा पद भी 0 मिलेगा। तो 0 को प्लस माइनस करने का कोई वैल्यू नहीं है यानी अंदर केवल हमको क्या बचा AB और बाहर है 2। तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल AB वर्ग इकाई। तो
आज के क्लास में मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इसके आधार पर आप एक्सरसाइज को थोड़ा बनाने का प्रयास करिए। अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लिख करके आप पूछ सकते हैं। ठीक।